नमस्कार। राधे राधे आप सभी को। आज हम लोग सत्र 2025-26 के क्लास 12th के मॉडल सेट के सभी प्रश्नों को कारण सहित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे, अर्थात हल करेंगे। इसके साथ साथ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। तो हड़प्पा सभ्यता में देखें तो हाथी का कपाल, जैसे कि हड़प्पा से हमको मिला है। जैसे हड़प्पा में हमको क्या क्या साक्ष्य मिला था? कुम्हार के चाक, श्रमिक सवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, RS-37 कब्रिस्तान एवं हाथी के कपाल। तो हाथी से लोग परिचित थे। कुत्ता मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा तथा चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ, अर्थात लोग कुत्ता से भी परिचित थे। घोड़ा, तो हमें घोड़ा से उस समय के साक्ष्य हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय के मानव घोड़ा को नहीं जानते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घोड़ा। परंतु गाय से, अर्थात वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के यदि हम मोहर को देखें तो मोहर में एक सींग के जानवर के बाद दूसरा सबसे अधिक जो मोहर मिला है उसमें बैल की संख्या के बाद जो दूसरा सबसे अधिक, जब बैल से लोग परिचित थे तो स्वाभाविक सी बात है कि वह गाय से भी परिचित होंगे। इसलिए मेरा सही जवाब इसका हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा से लोग परिचित नहीं थे, ना ही इसका कोई ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य मिला है जिसे हम कह सकते हैं कि वह सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित थे। परंतु हाथी, कुत्ता और गाय जैसे के हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि वे लोग इन सभी जानवरों से परिचित थे, परंतु घोड़ा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी? तो हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी? तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था बाबू? 1921 ईस्वी में हुआ था हड़प्पा की खोज। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा को खोजा था, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता 1921 ईस्वी में खोजा गया था। इसके तत्पश्चात 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो को भी खोदा गया था। मोहनजोदाड़ो को राखल दास बनर्जी द्वारा खोदा गया था। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? तो सिंधु सभ्यता जो है पूरी तरह से विकसित सभ्यता था। इसमें सुव्यवस्थित ढंग से नालियाँ था, सुव्यवस्थित ढंग से घर को बनाया गया था, जिसके दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता था, डायरेक्ट सड़क पर नहीं खुलता था। सड़कें चौड़ी बनाई गई थी और इन सभी सुव्यवस्थित ढंग से बनाने में पक्की ईंट का प्रयोग किया था। इसका प्रयोग किया था पक्की ईंट का। इसलिए हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पक्की ईंट। क्या हो जाएगा? पक्की ईंट। सही जवाब हो जाएगा पक्की ईंट। पक्की ईंट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पक्की ईंट। अगला क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग था? तो मौर्य काल में सर्वाधिक प्रयोग किस लिपि का था? तो वह होगा ब्राह्मणी लिपि। कौन लिपि होगा? ब्राह्मणी लिपि, जो यहाँ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। खरोष्ठी लिपि केवल उत्तर पश्चिम भारत में लिखा गया था। खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिम भारत अर्थात वर्तमान के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से जो शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है, उस क्षेत्रों में जो शिलालेख लिखा गया था वह खरोष्ठी लिपि में था। बाकी बात पूरे भारत में जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उसे ब्राह्मणी लिपि में ही लिखा गया था। खरोष्ठी लिपि में केवल उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में लिखा गया था। आगे की ओर हम बढ़ें और इसके साथ साथ हम देखें कि शिलालेख अर्थात लेख कितने प्रकार के होते हैं। तो लेख मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है शिलालेख, जिसे हम पत्थर पर लिखते हैं। दूसरा होता है स्तंभलेख, किसी खंभे बनाकर जब लिख देते हैं उसे स्तंभलेख कहते हैं। और तीसरा होता है गुफालेख, जब गुफा में लिखा जाता है। इस प्रकार से हमें अशोक के लगभग 33 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला व्यक्ति जो अशोक शिलालेख को पढ़ा था उस व्यक्ति का नाम जेम्स प्रिंसेस था, जो सबसे पहला अभिलेख 1837 ईस्वी में पढ़ा था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। अशोक प्रायः अपने सभी अभिलेखों में देवदास प्रियदर्शी लिखता था, अपना नाम नहीं लिखता था। इसलिए कई समस्या के बाद जब एक अभिलेख जो कलिंग में लिखा गया था उसमें दोनों नाम लिखा था, देवदास प्रियदर्शी एवं सम्राट अशोक, जिससे सभी अभिलेखों के बारे में पता चला कि सभी अभिलेख जिसमें देव नाम प्रियदर्शी लिखा है वह अशोक का है। अशोक बहुत सारे अभिलेख लिखे थे जिसमें वह अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का जानकारी दे रहे थे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है अष्टाध्याय की रचना
किसने की? अष्टाध्याय की रचना किसने की? तो अष्टाध्याय की रचना पाणिनि ने किया था। अष्टाध्याय एक संस्कृत व्याकरण है। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के एक महान विद्वान थे। उनकी रचना का नाम ही अष्टाध्याय है, जो कि पूरी तरह से संस्कृत भाषा का हम आधारशिला मान सकते हैं, या उसी अर्थात हम संस्कृत भाषा के आधारशिला कह सकते हैं पाणिनि के सांस्कृतिक व्याकरण का। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाणिनि। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त का प्रथम शासक बने, यह नंद वंश के अंतिम शासक का नाम धनानंद था। धनानंद को परास्त करके अर्थात उसे हराकर नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश का स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। और चंद्रगुप्त का शादी, जिसे नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पद से हटाया गया अर्थात राजगद्दी से हटाकर उसके स्थान को ग्रहण कर लिया गया, उसमें से एक अहम भूमिका उसका बेटी का भी था अर्थात धनानंद के बेटी का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर अपने पिता को अपने राज्य से हटाने में चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया था। और इसमें सबसे अहम योगदान रहा उसके गुरु चाणक्य, जो उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक अर्थात शिक्षक थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे और उसका सबसे प्रिय छात्र में से एक छात्र चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्हें चाणक्य ने उसे मगध का सम्राट अर्थात मगध में मौर्य वंश का प्रथम शासक बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध मुख्य रूप से कलिंग उड़ीसा प्रांत अर्थात वर्तमान उड़ीसा के क्षेत्र में था। कलिंग विशेष करके हाथियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था एवं समृद्ध साम्राज्य था। अशोक द्वारा इस पर आक्रमण किया गया। अपने राज्य के विस्तार हेतु, अपने राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अशोक ने कलिंग पर हमला किया। हमला करने के फलस्वरूप उन्होंने भयानक मानवता का संहार किया। सभी बूढ़े बच्चे को मार दिया। इस युद्ध के फलस्वरूप उन्होंने सोचा कि इस युद्ध से हमें क्या मिलता है। दोषी एवं निर्दोष सभी व्यक्तियों को वध हो जाता है। इन सभी कारणों से उसे आत्मग्लानि के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और उसी समय उन्हें धम्मम शरणम गच्छामि अर्थात बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो उन्होंने धम्मम शरणम गच्छामि को अपनाया, क्योंकि उस समय बुद्ध नहीं थे। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ होता है कि महात्मा बुद्ध के चरण में जाकर बौद्ध धर्म को अपनाना। धम्मम शरणम गच्छामि का अर्थ होता है कि बौद्ध धर्म के उपदेशों एवं उन सभी जानकारियों को एवं उसके पवित्र ग्रंथों को पढ़ना एवं बौद्ध धर्म को धारण करना। और अहिंसा से पूरी तरह से उन्होंने अपना हथियार को त्याग दिए और अशोक या अहिंसावादी बन गए। अगला प्रश्न है रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? तो रामायण के मौलिक रचनाकार थे वाल्मीकि, जो रामायण को संस्कृत भाषा में लिखे थे। बाद में इसका अनुवाद रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किया गया, परंतु मूल रचनाकार महर्षि वाल्मीकि थे। अगला क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। 18 दिनों तक चला। महाभारत के युद्ध के इस प्रत्येक दिन को दिन ना कहकर पर्व कहा जाता था। महाभारत का युद्ध पांडवों तथा कौरवों के बीच था। यहाँ तक महाभारत में बताया जाता है कि कौरवों के नेतृत्व करता दुर्योधन, जिसके 100 भाई थे, एवं पांडवों के 5 भाई थे। जो 5 भाई का नाम सबसे पहला युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इस प्रकार से नाम था, जिन दोनों एक ही परिवार के बीच में यह युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में। यह युद्ध लगभग 18 दिन तक चला। 18 दिन तक चला। प्रत्येक दिन के युद्ध को पर्व के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन जो है जातक ग्रंथ में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? तो जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के कथाएं संकलित है। महात्मा बुद्ध अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा बुद्ध। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बातों को लिखा गया है। महात्मा बुद्ध कौन थे? तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का नींव रखा था एवं अष्टांगिक मार्ग को भी दिए थे। इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इस तीनों पिटक को मिलाकर त्रिपिटक कहते हैं। और इसमें से महात्मा बुद्ध का जो पूर्व जन्म की कहानियाँ जिसमें मिलती है, उस ग्रंथ का नाम अर्थात उस कथा का नाम जातक कथा है। तो यह किससे संबंध है? तो यह पूरी तरह से महात्मा बुद्ध से संबंध है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा महात्मा बुद्ध। अगला क्वेश्चन जो है थेरवाद
थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? तो थेरवाद भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह थेरवाद जिस प्रकार से बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जाने के बाद दो भाग में बटा, हीनयान और महायान, फिर आगे चल के बौद्ध धर्म और बढ़ते चला गया। जो महायान थे वह पूरी तरह से महात्मा बुद्ध के बताई हुए रास्ता में चल रहे थे, उन्होंने परिवर्तन को नहीं चुना। परंतु जो हीनयान था उन्होंने परिवर्तन को चुना, उसमें कौन सी बोलते हैं, नैतिक कुछ बदलाव किए गए, वह हीनयान के अंतर्गत आया और हीनयान आगे चल के और टुकड़ा में बढ़ता चला गया। यह जो थेरवाद है, थेरवाद विशेष करके म्यांमार, थाईलैंड इन सभी देशों में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उससे रिलेट करता है। म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों में इसकी शाखाएं विख्यात हैं। और इन थेरवाद बौद्ध धर्म का ही एक शाखा है जो विशेष करके श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में सबसे अधिक प्रचलित है। अगला बात आता है रेहला के लेखक थे। रेहला का लेखक थे इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है वह मोरक्को अर्थात अफ्रीका से लगभग 14,000 किलोमीटर पैदल चल के भारत आया था। उन्होंने भारत की जानकारी रेहला नामक पुस्तक में लिखा है। यह रेहला एक यात्रा वृत्तांत पुस्तक है। इब्न बतूता भारत 1333 ईस्वी में आया था। इस समय भारत के शासक गयासुद्दीन तुगलक के शासन में इब्न बतूता पहुंचता है और उन्होंने भारत के बारे में लिखता है। तो इसका सबसे पहला बात यह आया कहाँ से था, तो मोरक्को से भारत पहुंचा कब, तो 1333 में। उसमें भारत के किस राज दरबार में पहुंचा, तो गयासुद्दीन के दरबार में पहुंचा था। यह भारत अपने रेहला नामक पुस्तक में क्या लिखा है, तो भारत के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के बारे में लिखा है, भारत की जानकारी पर वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन जो है, किसका जन्म स्थान तालवंडी था, तो तालवंडी जन्म स्थान नानक का था। किसका? नानक, गुरु नानक का। किसका था? गुरु नानक का जन्म 1565 ईस्वी में, गुरु नानक का जन्म तालवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तालवंडी में, जिसका पूरा नाम गुरु नानक देव जी का जन्म तालवंडी में हुआ था, जो आज ननकान साहिब के नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? ननकान साहिब के नाम से जाना जाता है, ननकान साहिब। अगला क्वेश्चन है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु थे। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु बंगाल के महान भक्ति संत थे और इन्होंने कृष्ण भक्ति का आंदोलन एवं प्रचार प्रसार के प्रमुख नेता माने जाते थे। इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में, यद्यपि भारत के क्षेत्र में भी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति का प्रसार किया एवं यह एक कृष्ण भक्त थे एवं कृष्ण संत थे। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया, तो यह होगा तालीकोटा का युद्ध। कौन युद्ध होगा? तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। जो विजयनगर साम्राज्य के बीच मुस्लिम शासक बीजपुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और विदर, इन सभी क्षेत्रों के राजा गठबंधन करके विजयनगर के साथ युद्ध किया था। उस समय विजयनगर का राजा राम राय था। कौन था? राम राय। और इन सभी गठबंधन जो विजयपुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और विदर के राजा था, इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया और इस प्रकार से हराया कि उसे पूरा पुनः जीवित होना असंभव हो गया। असंभव हो गया, पुनः कभी उठकर समाप्त नहीं हुआ। और विजयनगर साम्राज्य का जो राजधानी हम्पी, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया मुस्लिम शासकों द्वारा, जो बीजपुर, अहमदनगर और गोलकुंडा और विदर से थे। अगला क्वेश्चन का जो जवाब है, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था, तो मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को चाचर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाचर। उसका भूमि को इस प्रकार से, जो पहला वर्ड लिखा है पोलज, वैसे खेतों को कहा जाता था जिसमें हर साल खेती किया जाता है, उसे पोलज कहता था। दूसरा बात है परती भूमि उसे कहा जाता था जो कुछ समय खाली रहने के बाद उसमें फसल उगाई जाती थी। चच्चर क्या है? नदी के पास की उपजाऊ भूमि, जिसमें जो पूरी तरह से उपजाऊ हो उसे चच्चर के नाम से जाना जाता था। बंजर किसे कहते थे? बंजर खाली खेत अर्थात जो कृषि योग्य भूमि नहीं था उसे बंजर भूमि के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपजाऊ में चाचर। अगला क्वेश्चन जो है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेवराय प्रथम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृष्णदेवराय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेवराय।
ये हो गया इसका सही जवाब। कृष्णदेवराय इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर से जाने से पहले कृष्णदेवराय प्रथम के बारे में हम देखते हैं कुछ। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहता था, जिसमें 8 बड़े विद्वान थे। कृष्णदेवराय प्रथम का शासक 1509 से 1529 तक चला। जो विजयनगर के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय प्रथम था। इन्होंने गजपति शासकों जो उड़ीसा से थे उन्हें भी हराया था एवं बीजपुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को भी कृष्णदेवराय प्रथम ने हराया था। इसके साथ साथ कृष्णदेवराय प्रथम जो है, इसका साम्राज्य बहुत दूरी तक विस्तृत था, यहाँ तक कि वर्तमान श्रीलंका अर्थात हिंद महासागर पर पूरी तरह से कब्जा था। इसलिए कृष्णदेवराय प्रथम के शासनकाल को क्या बोल सकते हैं इसको, मौर्य शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। कृष्णदेवराय प्रथम तुलुव वंश से संबंध रखते थे एवं विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हम्पी था। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। इसका नेतृत्व सिंधु और कान्हू नाम के 2 व्यक्तियों ने नेतृत्व किया था, जो अंग्रेजों के एवं साहूकारों के खिलाफ था। क्योंकि अंग्रेज और साहूकार अर्थात महाजनों के द्वारा शोषण किया जाता था। इस शोषण के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ, उस विद्रोह को इस शोषण के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह 1855 में हुआ था और 1855-56 में तक चला था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कान्हू, यह दोनों भाई थे जो संथाल परगना से संबंधित थे। इन्होंने नेतृत्व किया था महाजनों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह में अवध से जो स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व कर रहा था वह था बेगम हजरत महल। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। बेगम हजरत महल इसलिए नेतृत्व कर रही थी क्योंकि उनके साम्राज्य अर्थात जो अवध प्रांत था, उस प्रांतों को अंग्रेजों द्वारा अवैध घोषित करके अर्थात कुशासन बताकर कि आप सही से शासन नहीं चला पा रहे हैं। कौन इसका पति का नाम था वजीद अली शाह। उस पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेज के अधिकारी डलहौजी द्वारा उसे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मिला लिया था और उसके पति अर्थात बेगम हजरत महल के पति वजीद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया था, क्योंकि वह किसी प्रकार का विद्रोह नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? किसी प्रकार से विद्रोह नहीं कर सके। इसलिए तो बेगम हजरत महल चाहती थी कि अवध प्रांत का जो नवाब है उसका पुत्र ब्रिजिस कद्र बने और इसके साथ साथ वह भारत को ब्रिटिश से आज़ादी दिलाने के हेतु वह क्या की अवध प्रांत से ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह छेड़ दी और वह 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों की नेतृत्व किया। एक तो उसका पर्सनल था कि उससे उसका प्रांत छीन लिया गया था इसलिए भी, और दूसरा यह था कि वह भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की साथ देना चाह रही थी। इन दोनों कारणों से बेगम हजरत महल ने 1857 में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया अवध प्रांत से। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 20। क्या लिखा है? सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया था? तो सहायक संधि व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली द्वारा। इस संधि में ऐसा क्या था जो इसके द्वारा शुरू किया था? इस संधि में उन्होंने भारतीय के स्थानीय राजाओं से कहा कि आप हमारे साथ सहायक संधि में हस्ताक्षर कीजिए और हमारे साथ मिलिए। इसे करने के बाद जो सहायक संधि में को अपनाते थे उसे सबसे पहले अपना सेना को भंग कर देना पड़ता था, अर्थात उस राजा को अपना सेना नहीं रखना पड़ता था। उसकी पूरी सुरक्षा ब्रिटिश साम्राज्य अर्थात ब्रिटिश सेना द्वारा दिया जाता था। उसके साम्राज्य में ब्रिटिश सेना रहते थे। इसके साथ साथ उस साम्राज्य के रियासतों को उस ब्रिटिश सेना के खर्चा को भी उठाना पड़ता था, उसे खर्चा भी देना पड़ता था और इस प्रकार से सेना का खर्च रियासत को उठाना पड़ता था। और कभी कभी रियासत खर्चा देने से जब इनकार कर देते थे तो उसके बदले में उसका भूमि को रख लेते थे, अर्थात उसके भूमि पर कब्जा कर लेते थे। यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया सहायक संधि था। अगला क्वेश्चन जो है, चोरा चोरी हत्याकांड। क्या था? चोरा चोरी हत्याकांड। तो चोरा चोरी हत्याकांड जो है 5 जनवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 मई
5 फरवरी 5 जनवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चोरा चोरी कांड में, यह चोरा चोरी कांड गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन और इसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा, क्योंकि एक पुलिस थाना में जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में था, उस पुलिस थाना में 22 पुलिसकर्मी को आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी में ताला लगाकर आग लगा दिया, जिसमें 22 अधिकारी जिंदा जल गया। वह ब्रिटिश अधिकारी थे और इन अधिकारी में ब्रिटिश सेना द्वारा 19 लोगों को फांसी दे दिया गया 18 जुलाई 1927 ईस्वी में, जो गोरखपुर जेल में ही फांसी दिया गया। 19 आंदोलनकारियों को फांसी दे दिया गया, जिसमें से कुछ नाम इस प्रकार से है: रामलाल राम, प्रसाद राम, सूरत, रूप नारायण, संतोष, शेख मोहम्मद, सीताराम। इस प्रकार से 19 व्यक्तियों के फांसी दे दिया गया अंग्रेज अधिकारी द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 जनवरी। क्या हो जाएगा? 5 जनवरी 1922। अगला क्वेश्चन जो है, इरविन फैक्ट कब हुआ था? तो इरविन फैक्ट 1931 ईस्वी में हुआ। 1931 ईस्वी में हुआ था। यह फैक्ट गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिससे बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू 12 मार्च 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा के दौरान शुरू किए थे। उसे क्या करना पड़ा? स्थगित करना पड़ा। अगला क्वेश्चन जो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही सबसे आसान क्वेश्चन है सिराज गोपालचारी। सिराज गोपालचारी ये थे क्या? स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल। यह गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा नियुक्त किया गया था, जो सिराज गोपालचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। इसे नियुक्त 21 जून 1948 को किया गया था और ब्रिटिश का अंतिम गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और यह सी राजगोपालचारी 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया और भारत एक गणराज्य बन गया। गवर्नर जनरल के पद को 26 जनवरी 1950 को समाप्त कर दिया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सी राजगोपालचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिसका नियुक्ति 26 जून 1948 को हुआ था एवं 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणराज्य बन गया। तत्पश्चात हमें गवर्नर जनरल की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन से भारत की संसदीय प्रणाली को लिया गया है, जिसमें से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक शक्ति रखती है। इस संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। इस तथ्य को हम ब्रिटेन से अपने संविधान में लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था। कितना अनुच्छेद था? 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद। और कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में कितना भाग था, तो सब बता देते हैं। 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था, 8 सूची था। यह मूल संविधान में था। परंतु वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 सूचियाँ हो गई है, अर्थात अनुसूची कितना हो गया? 12 वर्तमान में। अगला क्वेश्चन जो है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।